हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करेंगे 2013 का CSIR का पेपर, जिसमें हम सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज सीरीज चालू की है, जिसमें पहला टॉपिक हमने सिलेक्ट किया थर्मोडायनेमिक्स। 2012 का क्वेश्चन पेपर पहले सॉल्व कर दिया रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स। अब 13 नेक्स्ट 14 से लेकर 19 सारे क्वेश्चन करेंगे ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स विद देयर ऑक्यूपेशन नंबर 1, 2, 3 इन 3 स्टेट इज। सेम ऐसी क्वेश्चन हमने 2012 में भी किया है, तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो रिवाइज हो जाएगा, तो इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। ठीक है, सो हमें निकालना है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। सो हियर वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ठीक, हमें दिया है 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स और इनका ऑक्यूपेशन नंबर बोला है कि 1, 2 और 3 है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसका फैक्टोरियल, यही किया था। और सारे जो ऑक्यूपेशन नंबर है उन सारे ऑक्यूपेशन नंबर का फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, यही इसका क्या है फॉर्मूला। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन सारे ऑक्यूपेशन नंबर का फैक्टोरियल, मतलब 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सॉल्व कैसे करते हैं, तो वही 6 इंटू 6 के बाद 5 डिक्रीजिंग करते रहते हैं ना, 1 1, 6 के इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर दो, क्योंकि नीचे वाले से कट जाएगा। करेक्ट, और नीचे वाले को 1 फैक्टोरियल तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का 2 इंटू 1 लिखते हैं, और ये हो जाएगा इंटू 3 का फैक्टोरियल। 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कर सकते हैं। नाउ 6 5 ज़ा 30 इंटू 2 क्या होगा 60। तो यही आएगा आपका नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। क्लियर, 60 आंसर है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोवेस्ट प्रेशर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। द लोवेस्ट प्रेशर एट विच द लिक्विड फेज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इज नोन एज। सेम फेज डायग्राम का क्वेश्चन हमने किया भी है 2012 में, तो उसके लिए हम बना लेते हैं एक फेज डायग्राम। ठीक, जो किसके बीच बनता है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच। फेज डायग्राम किस तरीके से होगा, ये ऐसा, इधर होगा आपका सॉलिड, ये है लिक्विड और ये होगा गैस। तो कौन सा लोवेस्ट प्रेशर है जिस पे जो लिक्विड फेज है ऑफ अ प्योर सब्सटेंस वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है, दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। और इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है, दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ठीक, अब ये देख लो, ये जो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है, इसके इस वाले पोर्शन में क्या है आपका लिक्विड, मतलब जो भी आपका प्योर सब्सटेंस है वो लिक्विड फॉर्म में है, इस वाले में सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ तक जाएगा, और इस वाले में क्या है, गैसियस फॉर्म में। तो ऑब्वियसली जो मिनिमम प्रेशर जहाँ पे जो सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये मिनिमम प्रेशर है, क्योंकि इसके इधर आएगा तो ये सॉलिड में चला गया, और इसके इधर आएगा तो गैसियस में चला गया। तो लिक्विड में कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ इस पॉइंट तक, विच इज़ अ ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। ऑप्शन में भी है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो मिनिमम प्रेशर जहाँ एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा है, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। इन एटम रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब जहाँ पे जो एटम्स, फॉर एग्जांपल 2 एटम्स ले लो हाइड्रोजन, कंबाइन होके फॉर्म करते हैं, दैट इज़ रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन में इंथैल्पीज, मतलब जो इंथैल्पी है, इंट्रॉपी है, या एक्टिवेशन एनर्जी की क्या वैल्यूज़ होगी, वैल्यू मतलब 0 होगी, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मान लो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी के लिए मैंने बताया था, यहाँ पे इन शॉर्ट नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपका 2, 1 + 1 2, और यहाँ पे है 1। अगर नंबर ऑफ मोल्स किसी रिएक्शन में डिक्रीज़ हो रहा है, अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज़ हो रहा है, तो एंट्रोपी भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। बताया था एंट्रोपी भी डिक्रीज़ होगा, तो मतलब एंट्रोपी डिक्रीज़ मीन्स एंट्रोपी का साइन क्या आएगा, निगेटिव। ठीक, तो आपका एंट्रोपी क्या होगा, निगेटिव, मतलब ये जो पॉजिटिव एंट्रोपी वाला ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। क्लियर, नाउ बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वी नो दैट कि द बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक।
जो बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक, मतलब उसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होगा, हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीजेस। तो रिलीजेस मीन्स व्हाट, डेल्टा एच का साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव, है ना। एक्सोथर्मिक में वैसे भी इंथैल्पी साइन क्या होता है, नेगेटिव, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, पॉजिटिव, करेक्ट। तो ये भी नेगेटिव हो गया, मीन्स ये दोनों ऑप्शन, अच्छा फिर से 2 और 3 में ही ऑप्शन आ रहा है। तो अब हमको डिसाइड करना है कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगा या पॉजिटिव होगा। सिंस ये जो एटम्स अगर अपने एटॉमिक फॉर्म में हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल, वो चाहेगा कि आप दूसरे एटम के साथ वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बना के स्टेबिलाइज हो जाए। सो इट डज नॉट नीड एनी एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है टू कंबाइन एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल। दैट्स वाई इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0। सो हियर ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड। क्लियर, चलो नेक्स्ट। ओके, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ गैसियस H2O2 H2O एंड CO2। हमारे पास कोई एक सिस्टम दिया है जहाँ हमारे पास गैस है, H2 गैस है, O2 गैस है, H2O गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है, करेक्ट, सारे गैसियस हैं। वेयर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज स्पेसिफाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो स्पेसिफाइड है, मीन्स उसका अमाउंट जो है वो बताया गया है, कि जितना भी अमाउंट है वो बता दिया कि इसका अमाउंट जो है वो स्पेसिफाइड है। एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन भी दे दिया, 2H2 + O2 फॉर्मिंग 2H2O, और बोल रहा है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है इसकी वो भी नोन है, ठीक है, इज नोन। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज रिप्रेजेंटेड बाय F, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो गिब्स फेस रूल सुने हैं, गिब्स फेस रूल, गिब्स फेस रूल के हिसाब से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है विच इज़ F इज इक्वल्स टू C - P + 2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काम आता है बहुत ज़्यादा ये। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होगा, C - P + 2। यहाँ पे C क्या है आपका, कंपोनेंट्स, मीन्स कितने कंपोनेंट्स है, ठीक, और P क्या है आपका, नंबर ऑफ फेसेस, फेसेस मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस, दैट इज फेस, तो कितने फेस है, अलग अलग कितने फेस है, एंड 2 तो 2 है, तो हमें ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी और इसमें पुट करके हम निकाल सकते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, करेक्ट। तो सबसे पहले निकालते हैं फेस। तो देख लो यहाँ ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि चारों गैसेस हैं, ठीक, और गैस में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जब उसको हम मिक्स करेंगे तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि कौन सा हाइड्रोजन गैस है, कौन सा ऑक्सीजन गैस है। मतलब अगर आपके पास चाहे ये एग्जाम्पल है या कोई भी एग्जाम्पल दे जहाँ गैसियस मिक्सचर यूज़ हुआ है, तो हमेशा उनका फेस कितना लेना, 1, बिकॉज ऑल गैसेस को जब आप मिक्स करोगे दे आर लुक्ड एज अ सिंगल फेस, मतलब वो सिंगल फेस की तरह दिखाई देते हैं, तो इसलिए आप उसमें नंबर ऑफ फेसेस कितना वो लोगे, 1। नाउ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए कहीं कहीं फॉर्मूला रहता है S - R, कहीं कहीं आप देखोगे इसका फॉर्मूला रहता है A - E, ठीक। S मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़, कितने स्पीशीज़ है, और R मीन्स व्हाट, रिएक्शंस जो उनको रिलेट कर रहे हैं। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़, जैसे हमारे पास कितने 1 2 3 4 है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो S हो गया। A का मतलब भी वही है, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ है वो। R मीन्स कहीं R डेजिग्नेशन यूज़ किया है, कहीं E, तो R मीन्स होता है कि रिएक्शंस जो उनको रिलेट करे, जैसे हमारे पास ये एक रिएक्शन दे रही है जो हमारे स्पीशीज़ को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो वो रिएक्शंस को या जो अमाउंट या जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसका अमाउंट स्पेसिफाइड है उन सबको जोड़ के क्या बनेगा आपका E, या फिर कहीं कहीं लिखा है R। सो हियर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑब्वियसली 4 है, और R की वैल्यू क्या होगी, एक तो ये रिएक्शन ये रिलेट कर रहा है, प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट स्पेसिफाइड है, तो उन दोनों को हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4 - 2 विच विल बी 2। समझ पाए क्या ये, मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या होगा, S - R या A - E, इसमें से कोई एक ही ध्यान रखो। A होता है आपका टोटल नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स दिए वो, -E मीन्स जितने रिएक्शंस रिलेटेबल है, और जो अमाउंट स्पेसिफाइड है उन सबको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो C की वैल्यू क्या आ गई, 2। और अगर गैसियस दिया है तो हमेशा फेस कितना लेंगे, 1। और इसी की जगह अगर सॉलिड रहता तो जितने सॉलिड उतने फेसेस, ठीक है। और अगर लिक्विड रहता, ठीक है, अगर लिक्विड रहता तो अगर वो लिक्विड मिसिबल है, मतलब मिक्स हो जाते हैं, तो उनका भी फेस फिर 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। और इममिसिबल है, मतलब एक दूसरे से मिक्स नहीं होते,
जैसे ऑयल एंड वाटर, सपोज हमारे पास ऑयल और वाटर रहता तो ये एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाते, तो ऐसे केस में हमारे फेस क्या रहता 2, ठीक। लेकिन अगर मान लो जो मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे ऐसा कोई रहता तो उसमें फेस क्या लेंगे आप 1, करेक्ट। पुट करो फॉर्मूले में, तो F क्या हो गया C विच इज़ 2 माइनस फेसेस इज़ 1 और ये हो गया +2, ठीक। 2 - 1 1 +2 कितना आ गया 3, तो 3 होगा आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलो नेक्स्ट। ओके, ये है द इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन रेशियो, क्वेश्चन 5। द इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन रेशियो मीन्स NJ/NI ऑफ अ डबली डीजेनरेट एनर्जी लेवल। मतलब क्या, ये जो EJ है वो डबली डीजेनरेट है, मतलब इसकी जो डीजेनरेसी की वैल्यू विच इज़ GJ, उसकी वैल्यू दी है 2 lying at energy 2 units higher than the lower non degenerate energy level EI। दूसरी एनर्जी लेवल दी है EI जो लोअर एनर्जी है, और ये नॉन डीजेनरेट है बोल रहा है, मतलब इसकी जो डीजेनरेसी है, इसकी जो जेनरेसी होगी वो कितनी होगी 1, बिकॉज ये नहीं डीजेनरेट टूट नहीं रहा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। नाउ इसमें यहाँ बोला भी है कि ये जो एनर्जी है EJ ये लाई कर रहा है एट एनर्जी 2 यूनिट्स हायर देन द लोअर। मतलब क्या कि EJ माइनस EI इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 2। क्लियर। इसमें सेम हम क्या यूज़ करेंगे, बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन का फॉर्मूला। बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन का फॉर्मूला जो क्या बोलता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी एनर्जी लेवल में, मान लो हमको J का चाहिए, तो वो बराबर होता है किसके, GJ, मतलब उस एनर्जी लेवल की जेनरेसी e⁻ EJ/KT, ठीक। EJ मीन्स उस एनर्जी लेवल की एनर्जी। मान लो हमारे पास 2 एनर्जी लेवल्स है, ये है इसकी एनर्जी सपोज EI और इसकी एनर्जी क्या है EJ, ठीक है। तो अगर इस एनर्जी लेवल का हमें पॉपुलेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, NI इक्वल्स टू व्हाट, GI e⁻ EI/KT। और अगर इसका पॉपुलेशन निकालना है NJ तो ये इसका ये वाला फॉर्मूला, ठीक। और बोला है कि इन दोनों के बीच, मतलब इसकी जो एनर्जी इससे कितनी हायर है 2 यूनिट्स हायर है, और ये जो है डबली डीजेनरेट है, ये भी बोला है, मतलब इसकी डीजेनरेसी कितनी 2, और ये नॉन डीजेनरेट मतलब इसकी डीजेनरेसी कितनी होगी 1। तो हमें रेशियो ही निकालना है ना, NJ/NI निकालना है। सो हियर NJ/NI क्या हो जाएगा, इसको पुट करो, NJ की वैल्यू विच इज़ GJ e⁻ EJ/KT अपॉन GI ये वाली e⁻ EI/KT। क्लियर। नाउ पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, GJ/GI को वैसे ही रखो, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा e⁻ EJ/KT इंटू, इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, अब ये वाला टर्म जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का प्लस होता है, तो ये हो जाएगा EI/KT। क्लियर। सो हियर GJ/GI इज़ व्हाट, माइनस कॉमन लो, जब इसका बेस, ये जो बेस है ना, ये E बेस है, बेस अगर सेम हो तो एक्सपोनेंट्स, और मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं ऐड, मैथमेटिकल बेसिक रिलेशन, ये ऐड होगा, मतलब क्या ऐसा EJ/KT जो है वो ऐड होगा किससे, EI/KT से, ठीक। इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, तो क्या बचेगा EJ माइनस EI होगा। क्यों, क्योंकि वो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो EI प्लस आएगा अपॉन ओवरऑल अपॉन क्या हो जाएगा KT के बराबर। क्लियर। नाउ EJ माइनस EI, यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है कि ये जो J है वो I वाले से 2 यूनिट ज़्यादा है, और GJ की वैल्यू है 2, GI की वैल्यू है 1, और इनके बीच डिफरेंस दिया है 2 के बराबर, सामने माइनस है इसलिए माइनस, और KT की वैल्यू देखो, यहाँ KT की वैल्यू स्पेसिफाई है कि हमें क्या लेनी है 1 यूनिट, इसलिए ये हो जाएगा 2/1, तो ये 2 e⁻ क्या हो जाएगा -2, और यही हमारा रेशियो आएगा NJ/NI का। क्लियर। तो ये कौन सा ऑप्शन है देख लो, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जब मान लो कोई एक इनिशियल स्टेट है A, उससे किसी पाथ के थ्रू हम किसी दूसरे स्टेट में गए B,
और वापस से ए में आ गए, तो यही प्रोसेस क्या होगा आपका, साइक्लिक प्रोसेस। इसी को क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। मतलब जहाँ पे जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट वो बराबर हो किसके, फाइनल स्टेट के, दैट स्टेट इज नोन एज या दैट प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। तो ध्यान देना कि जहाँ साइक्लिक प्रोसेस होता है वहाँ पे दो टाइप के जैसे फंक्शंस होते हैं, एक होता है स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है, एक होता है स्टेट वेरिएबल्स और एक होता है पाथ वेरिएबल्स, एक होता है पाथ वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस या पाथ फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेट फंक्शंस मतलब क्या, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है। मतलब ये जो वेरिएबल्स होंगे जैसे इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा, ये सारे हैं स्टेट फंक्शंस जो सिर्फ इनिशियल मतलब ए और बी इन पे डिपेंड करेंगे। मतलब इनकी जो वैल्यूज़ होगी वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ठीक है। पाथ वेरिएबल्स मतलब जैसे मान लो यहाँ से यहाँ गया ये पाथ है x1, यहाँ से यहाँ गया ये पाथ है x2। तो पाथ वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल वर्क, हीट, ये सारे क्या है, पाथ वेरिएबल्स जो इनिशियल स्टेट्स पे डिपेंड ना करते हुए कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हैं हम ए से बी जाने के लिए या बी से ए जाने के लिए, उस पाथ पे इनकी वैल्यू डिपेंड करती है, दैट इज़ नोन एज पाथ वेरिएबल्स या पाथ फंक्शंस। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या, इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम है। तो ऐसे केस में जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू होगी ज़ीरो। मतलब अगर मान लो ये जो साइकिल है ये क्या क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओवरऑल ज़ीरो, क्योंकि इसमें फाइनल स्टेट भी ए ही है, इनिशियल स्टेट भी ये ए ही है, कोई स्टेट में चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए ई क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। मतलब स्टेट वेरिएबल्स की जो वैल्यू है फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, ज़ीरो। लेकिन ऐसा पाथ फंक्शन में नहीं होगा। और यहाँ पे देख लो जो पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन दोनों में क्यू लिया है और ये डब्ल्यू लिया है, दोनों क्या है, ये दोनों है पाथ फंक्शन, ठीक है। तो पाथ फंक्शन है मतलब इनकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं आएगी क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करते, तो इसलिए ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा ना। तीसरा देखो, हीट कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों, कार्नोट इंजन में भी हमने पढ़ा है, ठीक है, जैसे QH अमाउंट ऑफ हीट लेता है TH से, W आउटपुट देगा और QC अमाउंट ऑफ हीट को हम सिंक में डालते हैं, यहाँ क्या रहेगा आपका सोर्स। तो ये जो QC क्या है, QC वही अमाउंट ऑफ हीट है ना जो लॉस हो गया। QH अमाउंट ऑफ हीट इंजन ने एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो उस QH अमाउंट ऑफ हीट को उसने कुछ W अमाउंट ऑफ आउटपुट में कन्वर्ट किया और बाकी रिमेनिंग किस में चला गया, सिंक में, विच इज़ QC। मतलब क्या कि जो QH अमाउंट ऑफ हीट है वो पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया, कुछ अमाउंट ऑफ हीट QC में लॉस हो गया। तो वही है कि हीट जो है उसको हम लोग कम्प्लीटली पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है, जो आपका फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है कि वर्क कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, ठीक है। मतलब वर्क को हम, कोई भी वर्क है उसको हम कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस, लेकिन हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, देखते हैं। अ सिस्टम हैज़ 100 डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स, मतलब कितने एनर्जी लेवल्स है, 100 डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स हैं, एंड 100 बोसॉन्स आर केप्ट इन इट, ये एनर्जी है, एनर्जी लेवल्स, ठीक है, ये आपके पास है एनर्जी लेवल्स। और पार्टिकल्स, जो 100 बोसॉन्स है वो बोसॉन्स क्या है, पार्टिकल्स है। फाइंड द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ऑप्शन देखो KB के सेंस में दिया है, मतलब आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, KB विच इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ln ऑफ W, ये वाला हम लोग यूज़ किए हैं 2012 वाले पेपर में, ठीक। KB ln ऑफ W, यह W क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कि कितने अरेंजमेंट से हम 100 बोसॉन्स पार्टिकल्स को 100 डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बोसॉन्स वाला है तो बोसॉन्स के लिए जो अरेंजमेंट का फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है L टू द पावर N। L इज़ क्या कि कितने एनर्जी लेवल्स है और N मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन N का फैक्टोरियल, N मीन्स वही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। L कितना दिया है 100 और N भी कितना दिया है आपका 100 अपॉन N, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का फैक्टोरियल। इस अरेंजमेंट वाले फॉर्मूले को आप पुट करोगे कहाँ, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। सो डेल्टा S क्या आ जाएगा आपका, KB ln ऑफ W क्या है
100 टू द पावर n, सॉरी 100 अपॉन 100 का फैक्टोरियल। क्लियर। अब ln अगर रहता है मतलब नेचुरल लॉग है, मतलब यहाँ इस लॉग में बेस क्या है e, तो जब ये दो टर्म्स डिवीजन में है हमको उसको अलग करना है, तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो वही करो, ln ऑफ 100 टू द पावर 100 माइनस ln ऑफ 100 का फैक्टोरियल। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये ln x की पावर अगर y हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y ln ऑफ x, तो वही लगाते हैं। तो ये हो जाएगा kb 100 ln ऑफ 100 माइनस ln 100 का फैक्टोरियल। क्लियर। ना ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व होगा आपके स्टर्लिंग फार्मूला से, स्टर्लिंग का फॉर्मूला। अब स्टर्लिंग फार्मूला क्या है कि अगर मान लो हमें नेचुरल लॉग निकालना है किसी भी n फैक्टोरियल का, तो वो क्या होता है n ln ऑफ n माइनस n। ये ध्यान रख लो, शायद हो सकता है कहीं और भी काम आए। ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ n का जो फैक्टोरियल होगा वो बराबर होगा n ln ऑफ n माइनस n। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपकी 100, पुट करो तो ये हो जाएगा 100 ln ऑफ 100 माइनस n लॉग n मतलब 100 ln ऑफ 100, यही होगा, और माइनस n विच इज़ 100। क्लियर। ना ये और ये कैंसिल हो गया, सेम है, और क्या मिलेगा आपको kb, और ये जो माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आपके प्लस में आएगा। इस 100 को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 2, कोई फ़र्क नहीं, इनटू kb, और यही है आपकी एंट्रोपी, क्योंकि इसी फॉर्म में आपका आंसर दिया है विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है शायद ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या पूछ रहा है, एन एक्वस मिक्सड सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड HCl, मतलब आपको एक एक्वस मिक्सड सॉल्यूशन है NaCl और HCl का, इज़ एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एक्वस NaOH, मतलब ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है। इसमें मिक्स करवाए हैं क्या एक्वस NaOH को, और पूरा इसको न्यूट्रलाइज करें। ठीक है। द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर में अब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे। ठीक। तो पहले हमारे पास था NaCl और HCl, जब उसमें आप एक्वस NaOH डालोगे तो हमको पता है कि HCl क्या है, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऑब्वियसली इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी जब ये आपस में मिक्स होंगे एक दूसरे से, मतलब NaOH और HCl जब मिक्स होगा तो क्या बनेगा, NaCl, है ना, क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। तो जो इसको ऐड करने के बाद, NaOH को ऐड करने के बाद आपके सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा, एक तो ये NaCl रहेगा, ये वाला। ठीक है। NaOH HCl के साथ रिएक्शन कर लिया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। रिएक्शन करने के बाद क्या मिला आपको, NaCl मिला और वाटर मिला। ठीक है। ये दोनों तो एक ही कंपोनेंट है, तो इसको ये एक कंपोनेंट और ये आपका दूसरा कंपोनेंट दैट इज़ वाटर, तो टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए आपके 2। तो इसलिए ये इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 2। समझ गए। या फिर अगर आपको इससे डिफ़िकल्ट लग रहा है तो ऊपर जो फॉर्मूला बताया तो वो कर सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या बताया, S माइनस आर, S माइनस आर मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़, माइनस आर मीन्स रिएक्शंस जो उनको रिलेट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितने हैं, एक तो NaCl है, एक HCl है, और उसमें फिर NaOH डालें, तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए आपके 3। और कितना रिएक्शन उसको रिलेट कर रहा है, ये वाला रिएक्शन रिलेट कर रहा है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसलिए 3 माइनस 1 विच इज़ 2। तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आएगा 2। चाहे इससे कर लो या फिर आप ऐसे बेसिक फंडा भी यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मॉलिक्यूल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। सेम ऐसे ही फॉर्मूलाज बहुत सारा है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से। कितने नंबर ऑफ वेज से हम 4 मॉलिक्यूल्स, 4 क्या है मॉलिक्यूल्स की संख्या, करेक्ट, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 एनर्जी लेवल्स में, डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 एनर्जी लेवल्स में। तो कितने वेज से कर सकते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेज का L टू द पावर n। बहुत सारे फॉर्मूलेज अलग अलग कंडीशंस में डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, तो सबको ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है। तो L टू द पावर n, L मतलब एनर्जी, L मतलब क्या है आपका एनर्जी लेवल्स दैट इज़ 2, और ये n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज़ 4। 2 टू द पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है।
2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये क्या हो जाएगा आपका 16। सो इसलिए आप नंबर ऑफ वेज क्या आ गया 16, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नहीं ये वाला कौन सा क्वेश्चन होगा, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या है, द मैक्सवेल रिलेशनशिप डिराइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। यहाँ पे देखो आपको इक्वेशन भी दे दिया है डायरेक्ट, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। इस इक्वेशन से कौन सा मैक्सवेल रिलेशन डिराइव करना है, तो डी जी क्या होता है वी डी पी माइनस एस डी टी, यही होगा। कैसे डिराइव करते हैं इसको बताया भी है, इसका लिए सिर्फ आप क्या देखना है, ये वाला साइड, राइट हैंड साइड। ठीक, सबसे पहले ये जो टर्म है इसमें जो वेरी नहीं कर रहा दैट इज़ वॉल्यूम, उसको आप वेरी कराओगे किसके रिस्पेक्ट में, इस डी टी के रिस्पेक्ट में, मतलब दूसरे टर्म में जो डिफरेंशियल वाला रहेगा वो डी टी के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट क्या रहेगा, यहाँ पे जो वेरी कर रहा है दैट इज़ प्रेशर, बराबर माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। फिर इधर पे जाओ, यहाँ जो वेरी नहीं कर रहा दैट इज़ एंट्रोपी, उसको डिफ्रेंशिएट कराओगे किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, विच इज़ डेल्टा पी। और कांस्टेंट क्या रहेगा, यहाँ पे जो वेरी कर रहा है दैट इज़ टेम्परेचर। तो यही वाला इक्वेशन डिराइव होगा, मैच कर लो कौन सा है, डेल्टा वी, ये तो यहाँ माइनस नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है कांस्टेंट प्रेशर माइनस ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला है, डायरेक्ट ये तो फॉर्मूला ही है, वर्क इन्वॉल्व इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन फ्रॉम वी आई टू वी एफ। कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है, आइसोथर्मल कंडीशन दिया है और रिवर्सिबल भी है, रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है वी आई से वी एफ, मतलब ये इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया और ये इसका इनिशियल वॉल्यूम हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स भी कितना दिया है एन। तो ये तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला इसका कौन सा है, माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ व्हाट, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसके लिए, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए। ठीक, तो मैच कर लो, माइनस एन आर टी एल एन ऑफ वी एफ माइनस वी आई, यही तो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो यही इसका क्या होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द हीट कैपेसिटी ऑफ 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स दिया है 10 एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस, मतलब ये हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर बोला, मतलब ये सीपी की वैल्यू हो गई। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कितना है 300 जूल पर केल्विन। निकालना क्या है, द हीट कैपेसिटी ऑफ द सेम गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है, मतलब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीवी की। और बोल दिया है कि यहाँ पे सेम गैस है और कैसा है आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए 8.3 जूल वाला यूज़ करेंगे। सीवी को इधर कर दो, ये इधर, तो ये हो जाएगा 300, ये इधर आएगा तो प्लस जो सीवी है वो इधर जाएगा तो 300, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लाओ तो 83 बन जाएगा इक्वल्स टू सीवी। तो ये सीवी की वैल्यू क्या होगी, 300 माइनस 83 कितना आएगा 217 क्या जूल पर केल्विन। ठीक है, $217 जूल पर केल्विन, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा आपका बी। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, द केमिकल पोटेंशियल म्यू आई फॉर द ith कंपोनेंट इज डिफाइंड एज व्हाट। ये जो फॉर्मूला है या जो क्वेश्चन है डायरेक्ट डेफिनेशन से होगा। कैसे, जो केमिकल पोटेंशियल होता है, केमिकल पोटेंशियल का डेफिनेशन ही है पार्शियल डिफरेंशिएटिंग फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी को जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ कंपोनेंट से कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल। तो जब फ्री एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं किससे, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ कंपोनेंट से कीपिंग दूसरा वेरिएबल्स कांस्टेंट, दैट इज नोन एज आपका केमिकल पोटेंशियल। तो देख लो कौन सा है ये, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है, अ रिएक्टर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ N2 H2 एंड NH3 इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक रिएक्शन है जिसमें
N2H2 है मतलब ऑब्वियसली ये कैसा हैबर प्रोसेस है जिसमें अमोनिया बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का साइन लगेगा। Kp की वैल्यू दी है 3.75 atm पर स्क्वायर। इफ़ सफिशेंट He, ये He क्या है, हीलियम है ना, ये इसको ऐसे लिखना था, हीलियम इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रिएक्टर टू डबल द टोटल प्रेशर। मतलब मान लो अगर प्रेशर इनिशियल P1 है तो फाइनल वाला क्या है, ट्वाइस ऑफ P1, प्रेशर को डबल कर दिया। तो वैल्यू ऑफ Kp क्या होगा ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम। सिर्फ ये थोड़ा सा इतना सारा डाटा दे के घुमाया है, लेकिन ध्यान देना कि जो Kp, सबसे पहले Kp क्या है, Kp है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। Kp क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन P यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, जब आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में हो, जब आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में हो तब हम यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एज Kp। और ये Kp किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स के पार्शियल प्रेशर होते हैं सारे, और टू द पावर जो भी उसकी स्टोइकियोमेट्री होगी वो, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स टू द पावर स्टोइकियोमेट्री, यही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है भाई, टेम्परेचर पे, ठीक। जो हम एडिशन करते हैं किसी भी चीज़ का, प्रेशर को चेंज करना या इनर्ट गैस का ऐड करना, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन है वो शिफ्ट हो जाती है। मतलब रिएक्शन हो सकता है बैकवर्ड डायरेक्शन में हो या रिएक्शन हो सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, लेकिन Kp की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हीलियम गैस इंट्रोड्यूस किया है, मतलब इनर्ट गैस के एडिशन से और प्रेशर को डबल करने से Kp की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो Kp की वैल्यू पहले कितनी है 3.75, ये सब करने के बाद भी कितनी रहेगी 3.75, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। टेम्परेचर अगर चेंज होता तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ऊपर नीचे होती, लेकिन टेम्परेचर तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि चेंज है करके, मतलब टेम्परेचर क्या है आपका सेम। तो अगर टेम्परेचर सेम तो Kp की भी वैल्यू क्या रहेगी, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। इसलिए Kp की पहले 3.75 है तो अभी भी 3.75 होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ये है 14th क्वेश्चन। क्या बोला है, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन एमंग द फॉलोइंग इज। इसमें से करेक्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन कौन सा है। तो इसमें भी आप क्या यूज़ करोगे, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक फार्मूला। जो स्क्वायर कैसे बनाते हैं, सत्य है प्रकाश, गलत तो अंधकार, ये पिछले वाले लेक्चर में सीखे हमने ना, सत्य है प्रकाश, गलत तो अंधकार, वेरी, ये वी है ना, वेरी यूजफुल। अपोजिट वाले से एरो बनाते हैं इधर और ये इधर, यहाँ से हम 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशंस डिराइव करते हैं, एक H के रिस्पेक्ट में, एक G के रिस्पेक्ट में, एक A के रिस्पेक्ट में और एक U के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ U दिया है ऑप्शन, तो U क्या होगा, सी डेल्टा U बराबर, इसके जो एडजेसेंट में वो वेरी करेगा, मतलब एंट्रोपी और वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा DS और DV। और इसके सामने क्या लगेगा, जहाँ से ये एरो जा रहा है, ठीक है, इस S के अपोजिट किधर जा रहा है, टेम्परेचर में, और जिस तरफ जा रहे उस तरफ ही एरो है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा, प्लस TDS। अब DV के अपोजिट प्रेशर, लेकिन जिधर जा रहे हैं उसके अपोजिट एरो है, इसलिए माइनस PdV। नाउ अब इसके हिसाब से क्या है, देखो इंटरनल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट किया है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, कीपिंग एंट्रोपी कांस्टेंट। तो एंट्रोपी कांस्टेंट है मतलब ये जो वाला टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि DS जीरो हो गया। तो डेल्टा U अपॉन डिफ्रेंशिएट करो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, कीपिंग एंट्रोपी कांस्टेंट, तो ये टर्म जीरो माइनस ये जो DV है वो कैंसिल हो जाएगा इस DV से, और सिर्फ ये क्या बचेगा, माइनस P, विच इज़ माइनस P। तो यही वाला आपका राइट हैंड साइड है, मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। अब बाकी को भी थोड़ा सा कैंसिल आउट करके देख लेते हैं कि बाकी क्यों नहीं है, तो B वाला चेक कर लेते हैं, C और D आप लोग करना, ठीक है। तो अब B वाला ऑप्शन देखो DH है, तो अब DH का पहले निकाल लेते हैं कि डेल्टा H किसके बराबर है, यहाँ ये वेरी करेगा और ये वेरी करेगा, दैट इज़ DS और DP। DS के अपोजिट टेम्परेचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस TDS, DP के अपोजिट वॉल्यूम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस VDP। अब इसके हिसाब से क्या है, डेल्टा H को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, कीपिंग एंट्रोपी कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब ये जो टर्म है वो क्या हो गया, जीरो, सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे लगाओ फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, है ना, कीपिंग एंट्रोपी कांस्टेंट प्लस सेकेंड, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट किया जैसे कैसे, DV अपॉन DV एट
कांस्टेंट एंट्रोपी, करेक्ट। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या बचा v इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी प्लस डेल्टा पी। लेकिन आपका क्या है आंसर -p, तो कहीं से भी कुछ आ रहा है क्या, नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। वैसे ही आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो डी सी वाला भी कर लेते हैं, डी वाला आप लोग करना। अब डी जी है, डी जी किसके बराबर, ये डी जी में प्रेशर वेरी कर रहा है और टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी और डेल्टा टी। देखो प्रेशर के अपोजिट क्या है, वॉल्यूम, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस वी डी पी। टेम्परेचर के अपोजिट है एंट्रोपी, लेकिन अपोजिट जा रहे हैं इसलिए माइनस एस डी टी। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और रखना कांस्टेंट है एंट्रोपी। तो यहाँ तो आपको पूरा ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड एंट्रोपी कांस्टेंट प्लस ये हो जाएगा आपका सेकेंड इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एट एंट्रोपी कांस्टेंट माइनस इसको भी वैसे करो, फर्स्ट इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, फिर प्लस। अच्छा यहाँ पे एंट्रोपी तो कांस्टेंट है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी वो तो एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ डी टी डिफ्रेंशिएट होगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ से क्या मिला आपको, ये हो जाएगा v इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, और ये तो कैंसिल हो गया, प्लस डेल्टा पी माइनस एस इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। कहीं से भी कुछ आया क्या वो आंसर, नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका जनरली ऑप्शन क्या रहेगा, ए, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है क्या, एक और लास्ट क्वेश्चन है 15th नंबर का। The boiling point of a solution of a non-volatile solid is higher than that of a pure solvent। मतलब अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े ना, जो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास सपोज प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, इस प्योर सॉल्वेंट में हमने ऐड कर दिया नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। अगर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड ऐड करने से जो अब हमको मिला सॉल्यूशन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर रहता है किससे, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, तो इन 4 ऑप्शन में से हमको एक बताना है। तो यहाँ पे एकदम बेसिक सा फंडा लगता है। देखो अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, मान लो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, तो ये प्रॉपरली अरेंज रहेंगे एक दूसरे से, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड से हो या वान डेर वाल्स फोर्स से हो या डाइपोल इंट्रैक्शन से, मतलब एक अरेंज फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। कौन, प्योर सॉल्वेंट। और ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सारे कैसे होंगे, वेपराइजेबल, सारे वेपराइज हो सकते हैं। अब मान लो कि मैंने इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड ऐड कर दिया, ये नॉन वॉलेटाइल सॉलिड हो गया। तो ये नॉन वॉलेटाइल सॉलिड क्या करेगा, इस जो अरेंजमेंट है, ये जो प्रॉपर अरेंजमेंट है पार्टिकल को, इसको डिस्टर्ब करेगा और इसमें अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो कैसे बनेगा, देखो सपोज ये है आपका प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, अब ये आ गया आपका प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। इस प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में जो आपका नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है वो बीच बीच में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जो आपका नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है उसने आपके प्योर सॉल्वेंट के जो प्रॉपर अरेंजमेंट है उसको डिस्टर्ब किया, ठीक है। मतलब रैंडमनेस, जो पार्टिकल का रैंडमनेस है उसको इंक्रीज़ किया, है ना। रैंडम हो गए पार्टिकल, जो अरेंज फॉर्म में थे वो डिसअरेंज फॉर्म में हो गए, रैंडमनेस क्रिएट हुई। तो अगर किसी सॉल्यूशन में रैंडमनेस इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली इसकी जो एंट्रोपी है वो भी इंक्रीज़ होगी, बिकॉज एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज़ अ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। तो अगर रैंडमनेस बढ़ता है या डिसअरेंज होते हैं कोई सब्सटेंस, तो उसमें इसकी एंट्रोपी भी क्या होती है, इंक्रीज़। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें देखो लिखा है एंट्रोपी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ हायर देन दैट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्यूशन मिलेगा उसकी एंट्रोपी प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होगी, बिकॉज जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है वो रैंडमनेस क्रिएट कर रहा है, जिससे उसकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर। सो ये हो गए आपके सेशन कंप्लीट 2013 का। नेक्स्ट वाले में हम करेंगे 2014। अगर आप इसको रिवाइज करोगे, क्विक रिवीजन दोगे, तो बहुत सारे टॉपिक्स नए नए सीखा होगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का 2-3 फॉर्मूलाज देखा हमने कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे करते हैं। माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला हमने देखा कि माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं। एंट्रोपी का फॉर्मूला देखा है ना, KB ln ऑफ W वाला। और थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझे, है ना।
हीट वाला और एटम रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला देखा। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने रिवाइज किए और देखे हैं, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक, यस, मैक्सवेल रिलेशंस देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैक्सवेल रिलेशन हर ईयर में आप इसको कहीं ना कहीं देखोगे, मैक्सवेल्स के थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, उसका यूज़ किया, उससे आई थिंक 2 क्वेश्चंस हमने बनाए। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके एक ही ईयर से कंप्लीट हो जाते हैं और समझ आ जाता है। फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन कर लेना और उसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले हम करेंगे 2000, ये 13 था, 2014 वाला करेंगे। सो आज के वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।